हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये वीडियो भी हम क्लास 9th की लेके आए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने वीडियो में बात करी थी कि एग्ज़ाम्स आ रही हैं। तो 9th के हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में पूछते हैं उन सबको हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। देखिए, फाइनल एग्जाम का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है। ओके, बहुत ही ईजी टॉपिक है, हाँ, बट इसके लिए कुछ चीज़ें आपको याद करनी होंगी। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल फार्मूला होता क्या है। केमिकल फार्मूला मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। ओके, क्यों केमिकल फार्मूला लिखना ज़रूरी है, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले लिखते हैं केमिकल नेम। चलिए, मान लो मैंने लिखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुन के आपको ये पता चल गया कि इसमें कैल्शियम प्रेजेंट है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है, 2 आयन्स प्रेजेंट है। ओके, बट क्या हमें प्रिसाइजली पता चला कि कैल्शियम में कितने एटम है, हाइड्रोक्साइड में कौन कौन से एटम्स, कितने एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता चले। हाइड्रोक्साइड में भी अगर किसी को हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ना पता हो, OH ना पता हो, तो उसको नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कितने एटम्स हैं। ओके, यहाँ पे केमिकल फार्मूला की इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब अगर मैंने लिखा केमिकल फार्मूला CaOH ट्वाइस, तो इस केमिकल फार्मूला को देख के आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि इसमें कैल्शियम के कितने एटम्स हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2। ओके, तो ये केमिकल फार्मूलाज की सिग्निफिकेंस है कि आपको पता चल जाता है सबसे फर्स्ट काइंड ऑफ एटम, किस टाइप का एटम यूज हुआ है, सेकंड नंबर ऑफ दैट एटम कि उस काइंड का कितना एटम यूज हुआ है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 2 एंड हाइड्रोजन का 2। तो ये सिग्निफिकेंस है केमिकल फार्मूला का। पूछ सकते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। सो इट शोज अस काइंड ऑफ एटम एंड सेकंड नंबर ऑफ दैट एटम। ओके, चलिए, तो ये तो केमिकल फार्मूला हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी कंपाउंड। इट शोज अस काइंड ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ दैट एटम्स। अब हम आते हैं कि इन केमिकल फार्मूलाज को हम बनाएंगे कैसे। इन केमिकल फार्मूलाज को हम बनाएंगे कैसे? क्या इतने सारे केमिकल फार्मूला हमें याद हो जाएंगे? देखिए, याद तो हो जाएंगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आपको मोस्टली आपके एग्जाम में जितने केमिकल फार्मूलाज आने वाले हैं वो आपको याद हो जाएंगे। बट मान लो अगर कोई नया कंपाउंड आया तो उसका केमिकल फार्मूला हम कैसे बनाएंगे, क्या मेथड है इसके? ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए सिंबल्स फर्स्ट, सेकंड आपको याद होनी चाहिए वैलेंसी। आपको एलिमेंट्स के सिंबल याद होने चाहिए, कंपाउंड्स के जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं उनके सिंबल्स याद होने चाहिए, उनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी, ओके, ये आपको याद होने चाहिए। एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 3 में एक पूरा टेबल दिया हुआ है सिंपल आयंस एंड पॉलीएटॉमिक आयंस का। ओके, जिसमें आपको कुछ लिमिटेड आयंस के इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको वो टेबल पूरा याद करना है, बिना याद किए नहीं होगा। काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर कैसे याद करें, कि याद करना ज़रूरी है केमिकल फार्मूला, बिना इसके हम नहीं बना सकते हैं। तो बिना उसके आप केमिकल फार्मूला नहीं बना सकते। अब ऐसा नहीं है कि आपको वैलेंसीज एकदम याद ही करनी है, वैलेंसीज हम निकाल भी सकते हैं, एटॉमिक नंबर याद होगा तो वैलेंसी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए भी तो एटॉमिक नंबर याद करना है। सो ओवरऑल आपको चीज़ें याद करनी है, तब वो आपको एग्जाम में यूजफुल होगी। ओके, केमिकल फार्मूला बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको टफ क्या है, वैलेंसीज याद करना टफ है। ओके, चलिए, सबसे फर्स्ट हम केमिकल फार्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप देखते हैं। सपोज मुझे कंपाउंड बनाना है कैल्शियम क्लोराइड, सबसे पहले हम लिखेंगे कैल्शियम का सिंबल, सेकंड क्लोरीन का सिंबल, नेक्स्ट। अब आपको कैल्शियम की वैलेंसी याद होनी चाहिए। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, मीन्स कैल्शियम के ऊपर आपको ऐसे चार्ज दिखेगा Ca+2।
क्लोरीन के ऊपर चार्ज दिखेगा Cl-1। ये +2 क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि Ca+2 लिखा है मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, -1, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। प्लस चार्ज हमेशा डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा, माइनस चार्ज हमेशा डिनोट करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन होगा। चलिए अब खुद से बताइए कि अगर ये जो कैल्शियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एक कैल्शियम कितने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट कैल्शियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है। तो बिल्कुल कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इसी को सिंपली हमने एनसीईआरटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाया है। कैल्शियम के पास 1 और ये 2 किसके पास चला जाएगा, क्लोरीन के पास। बट आपको चीज़ें रखनी नहीं कि आप सिंपली क्रॉस कर दे रहे हैं। आपको अगर कोई इसका मतलब पूछे कि ये क्रॉस हम कर क्यों रहे हैं, क्रॉस करने का रीज़न क्या है, क्यों कैल्शियम के साथ सिर्फ एक क्लोरीन नहीं हो सकता, ये CaCl क्यों नहीं है, CaCl2 ही क्यों है। आपको चीज़ों का रीज़न पता होना चाहिए। ये जो हमने स्टेप यूज़ करी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, ये क्यों करी है। ये CaCl होता तो क्या प्रॉब्लम आती, या फिर H2O ना हो के सिर्फ HO होता तो क्या प्रॉब्लम आती। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, इसको थोड़ा डीप में करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें काफ़ी आसान है, एक बार आप समझ लेंगे तो। देखिए कैल्शियम की वैलेंसी है +2, क्लोरीन की वैलेंसी है -1। और आप सबको पता है जो भी एटम्स होते हैं या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज क्या होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए 0, नेट चार्ज होना चाहिए 0। अब मुझे ये बताइए, अगर सिर्फ एक कैल्शियम के एटम के साथ एक क्लोरीन का एटम कंबाइन होता तो चार्ज क्या होता, +2 -1, चार्ज आपका होता +1। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर या एटम के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो वो मॉलिक्यूल और एटम तो रहेगा ही नहीं, वो तो आयंस बन जाएंगे। ओके, हमें तो एटम के ऊपर नेट चार्ज क्या चाहिए, 0 चाहिए, विच मीन्स हमें इस +2 के साथ साथ यहाँ पे क्या चाहिए, -2। और ये -2 कब होगा, जब क्लोरीन के कितने एटम्स कंबाइन होंगे, 2, तब जाके ये होगा +2 एंड -2 विच विल बिकम 0। दैट्स वाई हम फॉर्मूला हमेशा लिखते हैं CaCl2। ये एक्चुअली में ऐसा ही होता था, बट इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने से अच्छा हमने एक शॉर्ट मेथड निकाली कि हम वैलेंसीज को क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर आपको लिखना है हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन का H लिखेंगे, ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ये इसके पास चली जाएगी, ये इसके पास चली जाएगी, दैट्स वाई H2O। ओके, चलिए आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की सिंबल Ca, कार्बोनेट का CO3, +2 -2। अब देखिए यहाँ पे वैलेंसीज पहले से ही बैलेंस है, +2 -2 0। तो ये जो वैलेंसीज हैं ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक कैल्शियम का एटम एक कार्बन के एटम के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, CaCO3। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, Ca, ऑक्सीजन का O, +2 -2, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे फॉर्म होगा CaO। फिफ्थ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का Al, ऑक्सीजन का O, एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीजन -2, ये 2 इसके पास और ये 3 इसके पास, Al2O3। ओके, तो आपको फॉर्मूलाज ऐसे बनाने हैं। इसके लिए आपको क्या याद होनी चाहिए, वैलेंसीज याद होनी चाहिए। ये तो हमने कुछ सिंपल फॉर्मूलाज बनाए। चलिए दूसरे टाइप के फॉर्मूलाज देखते हैं जो पॉलीएटॉमिक आयन से बनते हैं। पॉलीएटॉमिक आयन क्या होती है, एक होते हैं सिंपल आयंस। सिंपल आयंस जैसे देखिए कैल्शियम के ऊपर +2, सोडियम के ऊपर +1,
ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो एक एक एटम्स के ऊपर चार्ज है, तो ये सिंपल आयन है। बट पॉलीएटॉमिक आयंस मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर चार्ज होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा। ओके, आइए इनका हम कुछ रूल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बट अगर मैं लिखूंगा अमोनियम सल्फेट तो मैं क्या लिखूंगा, NH4 ट्वाइस SO4। मान लो मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH, बट अगर इसी की जगह मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा तो हो जाएगा CaOH ट्वाइस। अब आपको यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे तो ये NH4 ब्रैकेट में नहीं है बट यहाँ पे ब्रैकेट में है, यहाँ पे ये OH ब्रैकेट में नहीं है बट यहाँ पे ब्रैकेट में है, तो ये ऐसा क्यों? तो पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए एक रूल होता है कि अगर एक से ज़्यादा पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा पॉलीएटॉमिक आयन प्रेजेंट है, तो हमको उसको किस में लिखना होता है, ब्रैकेट में लिखना होता है। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4 क्लोरीन Cl, अमोनियम +1 क्लोरीन -1। ओके, अब 1 इसके पास आया मतलब हमारा अमोनियम का आयन जो है वो सिर्फ एक है और क्लोरीन भी कितना है, एक, इसलिए हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। बट अगर अमोनियम सल्फेट हुआ तो क्या होगा, अमोनियम का NH4 सल्फेट SO4, अमोनियम +1 सल्फेट -2। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि अमोनियम के पास कितने जा रहा है, 2, मतलब अमोनियम के 2 आयंस हैं, तो हमको अमोनियम को किस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और SO4। अब यहाँ पे आपके मन में एक डाउट होना चाहिए कि मान लो हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा, अगर हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम क्या होगी आप देखिए, अगर आप सिंपली NH4 2SO4 लिखेंगे तो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के पास है, ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के पास आएगा, पूरे NH4 के पास नहीं आएगा। बट यहाँ से तो ये 2 पूरे NH4 के पास जा रहा है ना, तो हम इंडिविजुअली हाइड्रोजन के बाजू में नहीं लिख सकते इसको। दैट्स वाई हमें यहाँ क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब ये जो 2 है ये सारे ही अमोनियम आयन के पास है, मतलब अब नाइट्रोजन टोटल कितना हो गया, चलिए हम नंबर ऑफ एटम्स भी काउंट करके बता देते हैं और आप एकदम ध्यान से देखिए कैसे काउंट करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 था बट ब्रैकेट के बाहर क्या है, 2 है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन, सिंपल मैथ्स है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 था बट ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 4 2 8, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। अच्छा, ये एटम्स काउंट करना हमें कहाँ यूज आएगा, जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तब ये नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो यूज में आता है। ओके, चलिए एक दो और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम Mg, सल्फेट SO4, मैग्नीशियम +2 सल्फेट -2। अब आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे दोनों चार्जेस क्या है, सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बेसिकली दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करना होता है। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो 2 से आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 1 1 आ जाएगा और फिर यही 1 1 क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, MgSO4। चलिए थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, कार्बन 4 ऑक्सीजन 2। दोनों के बीच कॉमन फैक्टर देखिए, कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 2, तो ये 1 इसके पास और ये 2 इसके पास, CO
ओके, ये आपको ऐसे दिखाना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए टू कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, ये आपको मन में कर लेना है। ओके, कॉमन फैक्टर को आपको डिवाइड करना है और फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट द केमिकल फॉर्मूला, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू लर्न द वैलेंसीज। आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए। अगर आपको वैलेंसीज नहीं याद है तो आप ये मेथड पढ़ के क्या करेंगे? अगर आपको पता ही नहीं है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की -2 होती है, तो आपके मेथड को यूज में आएगी नहीं। तो आप लोग रीडिंग पे ध्यान दीजिए। आपको चीज़ों को क्या करना है? रीड करना है। वीडियोस देख के आपको वैलेंसीज नहीं याद होगी। वैलेंसी के लिए आपको बैठना पड़ेगा, 1 घंटे याद करना पड़ेगा। एक बार नहीं हो रहा है, बार बार याद करिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करेंगे वैलेंसीज नहीं याद होगी। आप धीरे धीरे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैलेंसीज आपको याद होती चली जाएंगी। कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसीज आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से। तो पहले आप लोग वैलेंसीज को याद करिए, फिर आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। एंड मेथड तो बहुत ईजी है, केमिकल फार्मूला लिखने की मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, चलिए केमिकल फार्मूला का तो हमारा जो टॉपिक है ये पूरा हो गया, बट इसमें हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ मैंने +2 -2 लिखा है, बट यहाँ पे मैंने 4 और 2 ही लिखा है, यहाँ मैंने चार्ज नहीं लगाया है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, चार्ज हम कब लगाते हैं? जब हमारा कंपाउंड कैसा होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है, तब हम वहाँ पे चार्ज लगाते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक हम जाएंगे, बट आयोनिक कंपाउंड के लिए आप इतना याद रख सकते हैं कि अगर आपके कंपाउंड में मेटल प्रेजेंट है, तो आप उसमें चार्ज लगा दीजिए, क्योंकि तब वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा। बट मॉलिक्यूलर कंपाउंड या फिर इसी कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब जब हमारे कंपाउंड में नॉन मेटल और नॉन मेटल हो, तब आपको उसमें चार्ज नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है? नॉन मेटल है, इसलिए मैंने दोनों में ही क्या नहीं लगाया? चार्ज नहीं लगाया। मैं जब हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाया, मैंने हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन H ऑक्सीजन O 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने चार्ज इसमें नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है। ओके, इस छोटी सी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आयोनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स में आयंस प्रेजेंट होंगे तो उसमें क्या लगेगा? चार्ज लगेगा। बट मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस नहीं होते हैं, दैट्स वाई उसमें चार्ज नहीं लगेगा। याद कैसे रखना है? सिंपल सा याद रखिए, अगर आपके कंपाउंड में मेटल प्रेजेंट है तो आपको उसमें चार्ज लगा देना है। अगर दोनों ही नॉन मेटल है तो आपको उसमें चार्ज नहीं लगाना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं।